वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में जो भी सिलेबस एक बार देख लेते हैं। इसके सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, localized delocalized chemical bonding, van der Waal interactions, inclusion compounds, lathrates, charge transfer complex, hyperconjugation, dipole moment, electronic displacement, inductive electromeric and resonance mesomeric effects and their application। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। पहली बात, ये जितना भी ये सिलेबस है, ये सब आप 11th या 12th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे पास करके बीएससी में आए हैं वो सब जानते हैं कि ये टॉपिक वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक है केमिस्ट्री का। इसके बिना केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे ऑन लेटर स्टेजेस। आप आगे की स्टेज में केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें या ये जो डेफिनेशंस हैं इनको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे अपने माइंड में कि ये एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो ये आपका बेसिस है। जैसे हम घर बनाते टाइम नींव डालते हैं, तो ये चैप्टर आपकी नींव डालेगा केमिस्ट्री को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूं, क्योंकि ये थियरी वीडियो है इस सिलेबस का, इसे देखना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन हम बहुत जल्दी इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें से जिस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो एमसीक्यू पेपर होता है। क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर भी पूरे चांसेस हैं हर यूनिवर्सिटी एमसीक्यू पेपर ही लेगी बच्चों से, क्योंकि टाइम बहुत कम है और थ्योरी पेपर कराने में और उसे चेक करने में बहुत टाइम लगता है। अब क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी 1-2 साल खराब हुए हैं और सब डिले चल रहा है सेशन, तो उसे टाइम पे करने के लिए लगभग सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो कानपुर की हो, रायबरेली की हो, या फिर अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप, आगरा की आगरा यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू एग्ज़ाम ही कराएंगी। मोस्ट प्रोबेबली जो अप्रैल या मई में नेक्स्ट सेमेस्टर होगा आपका, मतलब जो अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं, वो सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो ये चांसेस हैं कि वो थियरी पेपर देंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। लेकिन उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर एमसीक्यू ही होने वाला है। तो हमें बहुत छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी तो हमें पढ़नी ही है, लेकिन हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद या समझने के बाद, उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप 11th क्लास में या 12th में जब भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ा होगा, 11th में आई थिंक, तो वहाँ पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हाइब्रिड वर्ड जो है वो अपने आप में कहता है कि कोई भी चीज, जो भी ये हाइब्रिड वर्ड है, इसका मतलब है प्योर ना होना। ठीक है, जो भी चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्योर नहीं है। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का मिक्सअप। जैसे कार्स आती हैं, हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही हैं, मतलब ईवी कार जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और पेट्रोल से भी चलती है, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कार्स। जैसे टाटा ने अपनी कुछ कार्स निकाली हैं, एमजी ने अपनी कार निकाली है, तो हाइब्रिड कार है ना। वो ओनली पेट्रोल या ओनली डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं। तो वो दो अलग अलग फ्यूल से चल सकती हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है डीजल या फिर पेट्रोल, या फिर कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल और सीएनजी से चलती है, तो उसे भी हम हाइब्रिड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मोड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स को लेते हैं जो लगभग सेम शेप के हों, उनकी शेप्स एक जैसी हो, एक जैसी सेम ना हो, मिलती जुलती हो, और जो उसकी एनर्जी है वो लगभग बराबर हो। उनको हम मिक्स करते हैं और हम नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं इक्वल एनर्जी के और एक जैसी शेप के। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, मान लीजिए आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, ठीक है, दोनों को मिक्स किया और एक दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, जिसको हम बाद में कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी ऑफ शेप इक्वल होंगी। इसको आप एग्जाम्पल से लेके समझना चाहो तो जैसे आप रोटी बनाते हैं आटा गूंथ के, तो मान लीजिए दो रोटी बनाने का आटा है आपके पास, दो लोई हैं, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया और फिर अलग अलग करके फिर दो रोटी बनाई। तो जो पहले हमने रोटी के लिए दो रोटी के लिए अलग अलग आटा निकाला था, और मिक्स करने के बाद जो अलग अलग आटा निकाला, वो दोनों ही आटा आपस में मिक्स हो गया। आप बता नहीं सकते, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना।
ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल चाहें तो घर के एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। मान लीजिए एक बेसन का लड्डू ले लीजिए और एक मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए, और दोनों को फोड़ दीजिए और फिर दो नए लड्डू बना दीजिए। ठीक है, आप फिर से दो लड्डू जो नए बनाएंगे वो हाइब्रिडाइज लड्डू होंगे, मतलब दोनों में दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। दोनों ही लड्डू ना प्योर बेसन के होंगे वैसे, और ना ही वो मोतीचूर के लड्डू होंगे प्योर। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब द ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने के बाद जो हम नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ये प्रोसेस होता है पूरा, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो ये एटम इसके अंडर स्टेट, मतलब इस प्रोसेस के अंडर जाते हैं, मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट। तो यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी पहली स्लाइड से ही। जैसे कि वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन की 3-4 डेफिनेशंस आपसे एमसीक्यू के ऑप्शंस में मिलेंगी, और ऊपर लिखा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और उसके 3-4 ऑप्शंस होंगे जिसमें लिखा होगा कि एनर्जी इक्वल नहीं होनी चाहिए, या एनर्जी सेव होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए। इस तरह के 3-4 ऑप्शंस बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको क्लैरिटी है डेफिनेशंस के ऊपर, तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हर क्वेश्चंस को या रटने की जरूरत नहीं होती है एमसीक्यू में, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फीचर्स हैं जिसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ लीजिए, या आप एक कॉपी पेन लेके इन पॉइंट्स को पॉज करके इस वीडियो को आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार में ही पूरा मुझे समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, हमें लाइंस को बार बार पढ़ना होता है। एक बार समझ नहीं आया आप दोबारा पढ़िए, दोबारा समझ नहीं आया तिबारा पढ़िए, कोशिश करिए, तब तक कोशिश करिए जब जब तक आपको वो पॉइंट समझ में ना आ जाए। आप कोशिश करिए, एक बुक से समझ में नहीं आ रहा दूसरी बुक से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप हर तरह से ट्राई कीजिए। अगर मुश्किल लग रहा है तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, छोड़िए मत उसे, क्योंकि आप सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते। आपने एडमिशन लिया है तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा आपको, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट्स हाइब्रिडाइज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिए थे। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगे, जिन्हें हाइब्रिडाइज करना है आपको, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं वो उतने ही बनेंगे जितने आपने स्टार्टिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो मतलब रिजल्टेंट है ऑर्बिटल्स हैं, जो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद बनते हैं, उनकी एनर्जी और शेप बराबर होती है। वो अलग अलग नहीं होते, एक्स वाई जेड नहीं हो सकते। अगर अगर मैं एक को एक्स कहूंगा तो तीनों एक्स होंगे, एक वाई है तो तीनों वाई होंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल से किसी का इंटरेक्शन करा के बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और दूसरा आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से उसी स्पीसीज का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी पॉइंट के ऊपर ही थी जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है वो सक्सेसफुल हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेबल, हम बेसिकली स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement। इसका मतलब ये है कि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को स्पेस में कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फिट करते हैं कि जो उनके बीच में रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि एक स्टेबल अरेंजमेंट्स हमें मिल सके, तभी तो वो स्टेबल कंपाउंड आगे बनाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने यहाँ पे केवल sp sp2 sp3 रखा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे sp3d sp3d2, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, हम फिलहाल बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम केवल बेसिक की बात करेंगे, जहाँ पे हम 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp sp2 और sp3। तो देखिए जैसे कार्बन होता है, इसमें 1s2 2s2 और 2p2, ये कार्बन की
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब है हमने इसे कोई एनर्जी नहीं दी है, तो नॉर्मली इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके एनर्जी सेल्स में रहते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि हमने उसे थोड़ी सी एनर्जी दी या उसके आसपास किसी और मॉलिक्यूल को लेकर आए जिससे वो एनर्जी गेन करके अपने इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा यहाँ, ठीक है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एम्प्टी p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक s में होगा और 3 p में चले जाएंगे। जैसा कि ये हमारा पहला जो स्टेप है वो ये है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में एक ऑप्शन ये हो सकता है कि 1s तो इंटैक्ट रहा, 1s में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से शिफ्ट होकर 2p z में चला गया। तो अब हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p x में एक, 2p y में एक और 2p z में एक। ओवरऑल हम कहें तो जो 2p का ऑर्बिटल था इसके अंदर हमारे पास अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ से 2-3 चीजें हो सकती हैं। ये चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज अगर होते हैं तो एक s और 3p, इसका मतलब हुआ sp3, एक s ये रहा, और ये p3 का मतलब हुआ 3p ऑर्बिटल, 1 2 3, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक s और 2p ये तीन केवल हाइब्रिडाइज हों, तो ये केस होगा sp2 का। सिमिलरली अगर एक s और एक p हाइब्रिडाइज हो तो ये केस होगा sp का। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर sp3 होता है तो इसमें कोई भी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा नहीं बचता है, सभी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। sp2 में एक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा बच जाता है, p एम्प्टी p ऑर्बिटल बच जाता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। ऐसे ही जब हम sp में कहते हैं तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स बच जाते हैं py और pz, ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये कैसे बॉन्डिंग बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, ये हम 2-3 स्लाइड के बाद बात करेंगे। अभी इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि sp3 में कोई भी एम्प्टी p ऑर्बिटल या फिर p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज नहीं बचता है, sp2 में एक बचता है और sp में दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होते हैं जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये sp हाइब्रिडाइजेशन का पिक्टोरियल व्यू है। ये s ऑर्बिटल है जो पूरा स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल होता है उसकी कुछ इस तरीके की शेप होती है। ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होके कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाती है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हमने अलग कलर से दिखाया हुआ है ताकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। तो ऐसा बेरिलियम के केस में भी होता है। तो बेरिलियम के ये दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे जिससे क्लोरीन ने आके इंटरेक्ट किया और sp बॉन्डिंग बनाया, जो जिसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली कुछ ऐसे ही एक s और दो p, ये दो p हैं, ये दो आपस में हाइब्रिडाइज कर, एक s और दो p मिलके हाइब्रिडाइज होंगे, ये तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे ये अलग अलग लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा है देखिए, कंबाइन टू जनरेट 3 sp2 ऑर्बिटल। तो ये तीनों कंबाइन करके 3 sp2 ऑर्बिटल बना रहे हैं। अगर हम इसे एक ही सेट में दिखाना चाहें तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक इस रेंज में है, ये वाला एक इस डायरेक्शन में है, ये वाला है, और ये एक इस डायरेक्शन में है, ये वाला है। तीनों एक दूसरे को, ये सभी एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे जो कि होता है 120 डिग्री एंगल। 360 का देखिए पूरा एंगल होता है, उसमें अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये एक दूसरे को 120 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो जो रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा, या फिर ये वो स्टेबल अरेंजमेंट है जिसमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो 120 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। ये अब इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन आके या कोई भी ऐसा एटम आके इंटरेक्ट कर सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। नेक्स्ट है sp3। जैसा हमने sp2 में किया था वैसा ही हमें इसमें करना है। इसमें क्या होगा, एक s होगा और 3 p होंगे, ठीक है। तो इससे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें टेट्राहेड्रॉन टाइप स्ट्रक्चर बनता है और जो एंगल आता है वो आता है 10928, ठीक है। इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, तो वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करता है, आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है ऊपर नीचे, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और ऐसे भी शो करते हैं। हम बॉन्ड्स में ऐसे बनाते हैं इसे, तो ऊपर नीचे पाई बॉन्डिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो sp के केस में ये दो होंगे क्योंकि वहां पे दो ऑर्बिटल ऐसे थे जो अनहाइब्रिडाइज थे। sp2 के केस में केवल एक पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि वहां पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज था जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है ग्राउंड स्टेट में कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो चारों आपस में हाइब्रिडाइज होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये चारों हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो इस sp3 ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और बनाने के बाद कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चारों ही बॉन्ड इक्विवेलेंट एनर्जी के थे sp3 में, तो हाइड्रोजन मिलने के बाद भी चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह सब सेम होगी। जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 10928, जो कि टेट्राहेड्रॉन का क्लासिकल मतलब बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, चलिए सिमिलरली इथीन हाइब्रिडाइजेशन, इथीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसा कि आपको पता है sp3 हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, तो वही p ऑर्बिटल ये रहा नॉन हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, ये ऊपर नीचे से आपस में ओवरलैपिंग करेगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो बाकी के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, एक तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, इधर 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 इधर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम इसमें पता लगाने लग जाए तो कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, तो कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5। तो इथीन के अंदर अगर हम देखने चले जाएं तो कितने बॉन्ड है, सिग्मा 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है जो ये ऊपर बना है, इसे एक बॉन्ड काउंट किया जाता है। तो जो ये नीचे वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, इसको सिग्मा माना जाता है, जो ऊपर वाले को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों को मतलब दो दो मिला के 4 बॉन्ड हो गए सिग्मा के। आपके एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपको आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप उसमें काउंट करके लिख सकते हैं। रटने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको ये आना चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इथाइन हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अंदर भी देखिए दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल थे, तो दो पाई के बॉन्ड बन गए, एक रेड से हमने एरो से शो किया है, एक ब्लू से किया है। एक बॉन्ड दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बना और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने, एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 और 2 पाई बॉन्ड, एक ये रहा, एक ये रहा, एक रेड लाइन से दिखाया है हमने और एक ब्लू लाइन से दिखाया है। तो टोटल 2 पाई बॉन्ड हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर टोटल 5 बॉन्ड्स हैं। करेक्ट, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे मैंने आपको काउंट करना बताया, ये आपको आना चाहिए। आपके एग्जाम में कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर देके ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आते रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम कुछ बॉन्ड्स पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड पैरामीटर में मतलब बॉन्ड जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एटम है जो बॉन्डेड है, मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। ये ए एटम है, ये बी एटम है। इन दोनों के न्यूक्लियाई मतलब इनके सेंटर पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये होता है बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन। आगे चलते हैं, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसका साइज भी ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी उसी अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता रहेगा। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड लेंथ उतना कम होता जाएगा। थर्ड है बॉन्ड ऑर्डर पे, ये डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ हुई, डबल कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब होता है एसपी में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है 50-50, क्योंकि उसमें एक एस है और एक पी है। अगर आप sp2 में आएंगे तो sp2 में एक एस है और दो पी है, तो उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो है 33%। सिमिलरली आप sp3 में भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक ये टेबल देखते हैं जिसके अंदर कुछ बॉन्ड्स के एंगल्स और लेंथ, एंगल नहीं लेंथ दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखिए सी बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो है 1.54 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 -10 मीटर को हम ऑंगस्ट्रॉम कहते हैं। अगर ये बॉन्ड को हम डबल कर दें तो जो लेंथ है वो 0.20 से कम हो जाती है, मतलब 1.34 ऑंगस्ट्रॉम।
अगर हम बॉन्ड को ट्रिपल कर दें तो ये 0.14 से और कम हो जाती है। इन दोनों के बीच में 0.14 का डिफरेंस है, यानी कि 543420, यहाँ से यहाँ तक 20 का डिफरेंस आता है पॉइंट, यहाँ पे 0.14 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बॉन्ड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। अब हमने क्या किया, कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन इन दोनों में डिफरेंस को समझिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1.54 है। अब हमने एक कार्बन को हटा के ऑक्सीजन लगा दिया तो जो बॉन्ड लेंथ है वो पॉइंट कितनी कम हो गई, 0.11, ये हो गई 1.43। इसका मतलब क्या है, एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बढ़ा देंगे तो जो है उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। सिमिलरली CO डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है ऊपर से ऑक्सीजन, तो ये इससे भी कम होगा। तो आपके एग्जाम में यहाँ से कंपैरिजन आ सकता है कि CC CO और C डबल बॉन्डों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के टर्म में आप डिफाइन कीजिए या फिर आप अरेंज कीजिए। तो अगर CC CO और C डबल बॉन्डों को करना हो तो सबसे कम होगी CO की, क्योंकि ऑक्सीजन है प्लस डबल बॉन्ड है। उसके बाद इसकी होगी, सिंगल बॉन्ड है, सबसे कम होगी मतलब सबसे ज़्यादा लेंथ होगी इसकी CC की। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द विसिनल बॉन्ड। विसिनल बॉन्ड मतलब होता है एक ही एटम पे दो बॉन्ड जो होते हैं उसको हम विसिनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कार्बन है तो ये और ये जो बॉन्ड है या फिर हाइड्रोजन है ये दोनों विसिनल हाइड्रोजन है। एक ही कार्बन पे जब दो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं या फिर दो एटम लगे होते हैं तो उसे हम विसिनल कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले फैक्टर में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यहाँ पे जो टर्मिनल है जैसे ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन और ऐसे 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 शेप होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द सेम टर्मिनल एटम डिक्रीजेस, यानी कि टर्मिनल एटम सेम है, हाइड्रोजन है ना टर्मिनल, इसमें भी हाइड्रोजन है टर्मिनल में, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे उसका जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की केस में 104 है, सल्फर के केस में 92 डिग्री का आसपास है, सेलेनियम के केस में 91 है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होता चला जाएगा। ये सेंट्रल एटम के लिए है। जब आप नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ टर्मिनल एटम। अब टर्मिनल एटम क्या करता है, देखिए अगर आपका टर्मिनल एटम सेम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ेगा हम यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। तो जैसे PF3, PCl3, PBr3 और PI3 हमने चार ऑप्शन लिए। फॉस्फोरस सब में सेम है मतलब सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर टर्मिनल पे फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल रही है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होगी बॉन्ड एंगल वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है तो इसमें सबसे कम डिग्री है, क्लोरीन की फ्लोरीन से कम होती है तो इसमें एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, ब्रोमीन की क्लोरीन से कम होती है तो इसका एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया, आयोडीन की सबसे कम होती है तो इसका एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेंट्रल एटम का ध्यान रखना है और टर्मिनल एटम का ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। The amount of energy required to break 1 mole of a compound into its gaseous atom is called bond energy। मतलब मान लीजिए दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो उन दोनों को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना एनर्जी लगेगा उसे तोड़ने के लिए। जब भी आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो आपको अपनी बॉडी से तो एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है तभी वो चीज़ टूटती है। ऐसे ही इन बॉन्ड्स के केस में भी होता है। तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है दो एटम के बीच में, उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे C और H, इसके बीच में इसे तोड़ के H को अलग करना है, C को अलग करना है गैसियस एटम में। ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो ये रही लिखी हुई है 414.2 किलो जूल पर मोल। मतलब इसका एक मोल अगर हम लेंगे तो इतने किलो जूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना मतलब उतना स्ट्रांग बॉन्ड है, जितनी कम एनर्जी देंगे उतना मतलब वीक बॉन्ड है। जैसे देखिए C और H के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, C और C को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी इससे कम चाहिए। तो मतलब जो C और C बॉन्ड है वो वीक होता है इन कंपैरिजन टू CH। ठीक है, ऐसे ही C डबल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 610.9 या फिर 610.9
इसका मतलब जो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है वो सी सी बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है, 2-3 बॉन्ड आपको दे दिए जाएंगे और आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसको तोड़ने के लिए किस में कम एनर्जी चाहिए होगी। क्वेश्चंस को घुमाया फिराया जा सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा आप उसे इजीली आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है साइज ऑफ द एटम, तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतने ही बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर लंबी है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो उसका जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी। मतलब जो लॉन्गर बॉन्ड होंगे उन्हें तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जितना बॉन्ड बड़ा होगा उतना कम एनर्जी चाहिए होगी इसे तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। अब ये तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आप मल्टीप्लिसिटी बढ़ाते जाओगे, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, वैसे वैसे उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। ज़्यादा बॉन्ड मतलब ज़्यादा मजबूती, इससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना या फिर पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डेवलप होंगे उतना इंटरेक्शन उसमें ज़्यादा होगा आपस में। इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल आएगी, बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल आएगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जैसा कि इस केस में आपके साथ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो चाहिए वो किसे तोड़ने के लिए चाहिए, एच एफ को। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर, तो इस तरह से हमें बॉन्ड एनर्जी हमें चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग अगर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने अभी बताया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द परसेंटेज करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हायर द बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो जिसमें भी रेजोनेंस होगा वो उनको तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है लोकलाइज्ड बॉन्ड। अ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए बॉन्ड इज शेयर्ड बाय ओनली 2 एटम्स। तो एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो केवल 2 एटम के बीच में शेयर किए जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड होते हैं इन इथीन इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इथीन में जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो भी लोकलाइज्ड बॉन्ड में आते हैं। नेक्स्ट है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन 2 न्यूक्लियाई इज टर्म्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। मतलब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं लेकिन 2 न्यूक्लियाई से ज़्यादा आपस में शेयर कर लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, उसे बोलते हैं हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं होते हैं, और जो पाई बॉन्ड इन बेंजीन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे डबल है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरह से शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड्स। नेक्स्ट है इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो देखिए इंक्लूजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके बीच में एक्चुअल में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है फिर भी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एन इंक्लूजन कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन कंपाउंड दैट इन्वॉल्व नाइदर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंकेज बट वन कंपाउंड सिंपली प्रोवाइड द स्पेस टू अनदर कंपाउंड इन इट। जैसे आप मुट्ठी को बंद कर लीजिए और उसमें किसी चीज़ को रख के, जैसे आप कोई छोटा सा सामान मुट्ठी में रख के बंद कर लीजिए, तो आपकी मुट्ठी में या आपके हाथ की स्किन में और उस सामान के बीच में जो भी आपने रखा है उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। ये रेफरेंस के लिए है, देखिए जैसे ये नेट सा बना हुआ है और इसके बीच में कंपाउंड है, ये फंसा हुआ सा है इसमें, तो ये इंक्लूजन कंपाउंड कहलाता है। इनकी क्लासिफिकेशन में 3-4 टाइप होते हैं, चैनल टाइप, लेयर टाइप, लेथरेट्स और मोनोमोलिकुलर टाइप्स। ये दोनों इंक्लूजन और लेथरेट्स जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है आपके सिलेबस में, बहुत माइनर सा इनका इंट्रोडक्शन टाइप है। नेक्स्ट है लेथरेट्स।
A laterite is a chemical substance consisting of a lattice that trap or contain molecule. Trap मतलब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं जो नोबल गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, तो उस कंपाउंड्स को हम बेसिकली लेथरेट्स कहते हैं. ट्रेडिशनली लेथरेट कंपाउंड्स आर पॉलीमेरिक एंड कंप्लीटली एनवेलप द गेस्ट मॉलिक्यूल. तो जो मॉलिक्यूल अंदर होता है उसे हम गेस्ट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है. बट इन मॉडर्न यूसेज लेथरेट्स ऑल्सो इंक्लूड होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन कंपाउंड्स. तो बेसिकली ये इंक्लूजन का ही पार्ट होते हैं लेथरेट्स. इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी गैसेस होती है जो ट्रैप हो जाती हैं किसी कांच के अंदर या ग्लास के अंदर, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम लेथरेट्स कहते हैं, ठीक है. ये एक लेथरेट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो मॉलिक्यूल है ट्रैप्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है. ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है जो ट्रैप हो गया है इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में. ये जो ब्लू वाली बॉल्स दिख रही हैं आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स. तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं. ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज ए केमिकल एसोसिएशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन विच one molecule acts as an electron acceptor and another acts as an electron donor. तो देखिए चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है. ये मान लीजिए एक, मैं पहले एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो केमिस्ट्री से हट के है. मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं और एक दूसरा पर्सन उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है. तो अब जिसके पास पैसे नहीं है उसे भी खाना खाना है, तो जिसके पास पैसे हैं उसने उसे क्या किया, अपने पैसे में से थोड़े पैसे उसे दे दिए कि ले भाई तू भी खाना खा ले. तो इस तरह का फिनोमेना जब हमारे कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन वो देता है जो डोनेट करता है उसको हम डोनर बोलते हैं, जो लेता है उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं. तो इस तरह का जब आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो उसको बोला जाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स. आपके रेफरेंस के लिए हमने दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं यहाँ पे. 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्स चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स विद टोलिन. तो जो टोलिन है वो है, ये डोनर है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हुई, क्योंकि इस बेंजीन रिंग के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, और जो नाइट्रो ग्रुप होता है इस पूरे कंपाउंड का नाम मेसिटाइलिन है. 135 ट्राई मिथाइल नाम शायद ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है. तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है. तो इसकी वजह से जो ये रिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है. तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रिंग है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ थोड़ा सा पास करता है, ठीक है. तो इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है. ऐसे ही दूसरा भी एग्जाम्पल है, आप इसे देख लीजिएगा. हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट, ठीक है. तो देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, इसको हम मिला के बोलते हैं डायपोल मोमेंट. तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है दो एटम के बीच में, उसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट. और बेसिकली डिग्री ऑफ पोलैरिटी, इसका जो दूसरा नाम है वो डिग्री ऑफ पोलैरिटी भी बोला जाता है, जिसकी वजह से इसे डायपोल मोमेंट बोला जाता है. अच्छा, डायपोल मोमेंट में ये मॉलिक्यूल की शेप पे भी डिपेंड करते हैं. डायपोल मोमेंट ये नहीं है कि मतलब बिना शेप से कोई लेना देना नहीं है, शेप से भी लेना देना है. अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं तो जो उसका डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, और अनसिमेट्रिकल जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है. ये 2-3 तरह के होते हैं. एक होता है परमानेंट डायपोल, जैसा कि NaCl या फिर HCl में होता है. डायपोल मोमेंट में एरो इधर बनती है, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही होती है उस तरफ एरो इसका रखा जाता है. जिस तरफ नेगेटिवली चार्ज होता है उस तरफ से डायरेक्शन इसकी बनाई जाती है, और दूसरी डायरेक्शन में बना के एरो में ऐसे कट किया जाता है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड डायपोल. इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आर्गन पे कोई डायपोल नहीं था, लेकिन HCl इसके कांटेक्ट में आया या फिर इसके आसपास आया, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया. जैसे क्लोरीन इसके पास था तो क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो आर्गन के इस वाले एंड पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, इसका अपोजिट चार्ज डेवलप होगा. अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो इसके दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल. और नेक्स्ट है टेम्परेरी डायपोल. टेम्परेरी डायपोल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है थोड़ा सा चार्ज का, जिसमें एक ही एटम के अंदर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम अगर हैं तो उसके आपस में चार्ज थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है. तो ये होता है टेम्परेरी डायपोल. नेक्स्ट है वंडरवॉल इंटरेक्शंस. तो देखिए हमने अभी तक कोवलेंट बॉन्ड और ये सब आपने 11th-12th में पढ़ा है. वंडरवॉल इंटरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. ये कोवलेंट कंपाउंड, देखिए पहले पढ़ लेते हैं. इन कोवलेंट कंपाउंड द बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली वीक. तो कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, तो वो बहुत प्योर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है.
लेकिन एक और तरह का फोर्सेस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शन जिसे कहा जाता है, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बॉन्ड बनाने के तो काम नहीं आते हैं, लेकिन ये उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस जरूर करते हैं। ठीक है, इनको इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी कहा जाता है और उसका दूसरा नाम वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी है। ये नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, जिसमें है लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता है, आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम बहुत बेसिक सा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। इसके ऊपर तो आपके एग्जाम में 100% MCQ क्वेश्चन आएगा। एरोमेटिसिटी क्या होती है और इसे हम कैसे निकालते हैं। आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है, या 4 स्ट्रक्चर देके आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, या 3-4 स्ट्रक्चर देके ये पूछा जाएगा ये बताइए इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। 2-3 डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, aromaticity is a property of conjugated cycloalkanes in which the stabilization of the molecule is enhanced due to the ability of the electron in pi orbital to delocalize। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिसिटी उनकी प्रॉपर्टीज है। कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स का मतलब होता है, कंजुगेटेड है पहली बात, तो एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है। साइक्लोएल्कीन्स है मतलब साइक्लिक है, और डबल बॉन्ड जरूर है तो एल्कीन्स है, जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और ये होता किसकी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर जो पाई ऑर्बिटल है वो डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाना, फिर इस वाले का यहाँ चले जाना, इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ और फिर इस वाले का यहाँ। ये मूवमेंट कॉन्टिन्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, एक्चुअल में जो होनी चाहिए उससे थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। इसको निकालने के लिए 2-3 रूल हैं। पहला रूल देख लीजिए, पहला तो ये है कि साइक्लिक होना चाहिए। जैसे ये साइक्लिक है तो ये एरोमेटिक है, ये साइक्लिक नहीं है एरोमेटिक नहीं हो सकता, बेशक ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो इसमें। ये साइक्लिक है, एरोमेटिक है, ये साइक्लिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। पॉइंट ये नोट करने वाला है कि सभी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक नहीं होते, ये हमारा पहला रूल है, ये अप्लाई कर रहा है और रूल को भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो रूल 2-3-4 हैं वो सभी रूल जब एक पे होंगे तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया कि साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल नंबर ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो फ्लैट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, वो नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये नॉट एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें CH2 लगा है, यहाँ पे CH2 नहीं है, तो जो H है वो बाहर चला जाता है और ये H इस रिंग को बाहर की तरफ खींच देता है, कि टेंशन आ जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से साइक्लिक नहीं रहता ये। ठीक है, जबकि इसमें CH2 बॉन्ड बीच में ब्रिज बना के लगा हुआ है, तो ये इन दोनों बॉन्ड को एक प्लेन में रखता है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपके एग्जाम में आएंगे पूछने के लिए कि बताइए। तो आपको पहला रूल क्या था, साइक्लिक होना चाहिए, वो देख लिया आपने। दूसरा रूल क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अब रूल नंबर 3, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2, 6, 10, जैसे वहाँ n को आप 1 रखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, n को 0 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, n को 2 रखोगे तो 10 आएगा, n को 3 रखोगे तो 14 आएगा। तो ये इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो देखिए जैसे बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3, तो इसमें कितने वो हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 हुए। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा ही इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 6 हो गए। इसमें देखिए 2, 2, 4, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे केवल 4 ही बॉन्ड है, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉन्ड है, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक में आएगा। ऐसे ही आप बाकी के जो 8 हैं आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने बताया है ऐसे ही आप खुद से देखिए क्या है क्या नहीं है। आप इंटरनेट से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं एरोमेटिसिटी के और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो MCQ वीडियो अपलोड करूंगा ही थोड़े दिन बाद, आप भी अपनी तरफ से चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तीनों रूल हो गए। अब इसका हम समरी ले लेते हैं। तो एरोमेटिक के लिए क्या होता है, पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। ये चारों रूल फॉलो करने वाले को कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहते हैं, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बेंजीन। और इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, बट जो ये वहाँ पे 4n का रूल था, 4n+2 का, इस केस में 4n का है, मतलब इसमें 4n+2 है, यहाँ पे 4n है, फ्लैट ये भी होना चाहिए। तो इन चारों रूल को अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है, जैसे ये कर रहा है साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये एंटी एरोमेटिक है।
और नॉन एरोमेटिक में क्या आता है, इनमें से कोई भी एक रूल, इनमें से या इनमें से कोई भी रूल फॉलो ना करे तो वो नॉन एरोमेटिक में आ गए। ज़्यादातर इस केस में या तो वो नॉन कंजुकेटेड होते हैं या फिर वो फ्लैट नहीं होते। जैसे इसमें 4n तो दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 दूनी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि ये प्लेनर नहीं है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। फ्लैट नहीं है ना, फ्लैट वाला रूल अगर फॉलो करता तो ये एंटी एरोमेटिक में आ जाता यहाँ। अब क्योंकि ये फ्लैट वाला रूल फॉलो नहीं करता है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक में है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस में स्लाइड में डाले हुए हैं, जैसे ये हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन, साइक्लोप्रोटीन, ये एरोमेटिक होता है, ये नॉट एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, नेट से भी कुछ क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ये भी है नेप्थलीन, ये नॉन एरोमेटिक है, ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर है नेप्थलीन, तो ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपने कार्बोकटायंस पढ़ा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी जरूर पढ़ा होगा। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। इसको मैंने पिक्चोरल तो समझाया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, सिग्मा सी एच डोनेशन टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो यहाँ पे देखिए CH3CH2 है, तो जो CH2 है, मान लीजिए ये CH3 है और ये CH2 है जिसपे प्लस चार्ज है, तो ये जो सिग्मा CH है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है, ये अपने बॉन्ड को इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर रहा है, या कहें थोड़ी देर के लिए बॉन्ड इसके साथ बन जाता है और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता। इसको हम नो बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैन स्टेबलाइज अ नेबरिंग कार्बोकैटायन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू वेकेंट पी ऑर्बिटल, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा भी हुआ है। हैंस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज एंड गेट स्टेबलाइज। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ऑपरेट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि परमानेंट डायपोल इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, यानी कि जो परमानेंट डायपोल तो बन रहा है बट किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है इसमें शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होते हैं, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है या ज़्यादा होती है उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिमिनिश होता जाता है या फिर खत्म होता जाता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एडजेसेंट ग्रुप, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने बोला है आपको वो आप धीरे धीरे सुन के या फिर स्लो सुन के आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई कब होता है, माइनस आई कब होता है, जब एक्स यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, यानी कि इसके साथ जो भी एटम लगा है अगर इसकी 1 से जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसमें ये माइनस आई इफेक्ट आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स द स्ट्रॉन्गर द माइनस इफेक्ट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस एटम की उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ये। एग्जांपल ब्रोमीन, क्लोरीन, साइनाइड, OH, OR, SH, CHO, COH, ये सब वो हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। प्लस इफेक्ट कब होता है, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो इस एटम से, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता हो और डायपोल मोमेंट इस तरफ को शिफ्ट होता हो। तो इसके के बारे में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल एल्काइल, अराइल, मेटल जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जनरली जब मेटल होते हैं तो कार्बन प्रोडोमिनेट कर जाता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस केस में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो आपको ऐसे 3-4 एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इसमें प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, नेगेटिव माइनस आई करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं और रीजन रिएजेंट होता है, मतलब अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये शिफ्टिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होगी। तो ये जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऑपरेट करता है। अनसैचुरेशन मतलब उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ये तभी काम करता है जब जो रिएजेंट है वो डिमांड करे। अगर अटैकिंग रिएजेंट जो भी था अगर आप उसे हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करेगा। हमारे इस केस में क्या हुआ, कोई रिएजेंट आया और ये जो बॉन्ड है वो इस पर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया,
ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन का भी जो नेगेटिव चार्ज आता है उसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया ये। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। पहले वाले केस में देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये प्लस ई इफेक्ट है। और नेगेटिव कब होता है, जब ये नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो, न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये माइनस ई होता है, और ये प्लस हो तो ये प्लस ई होता है। ये लगभग सिमिलर है इंडक्टिव के, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दोनों के डिफरेंसेस देख लीजिए। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये मैंने बताया आपको। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाई बॉन्ड में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करने की ज़रूरत है। इसमें स्मॉल चार्ज डेवलप होता है, जबकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें तो केवल पार्शियल डेवलपमेंट होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट वीक होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं वो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा बॉन्ड या प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्टिंग होती है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। When a compound can be represented by more than one Lewis structure and actual structure is hybrid of all the structure, the compound is said to be resonance. Basically क्या होता है, जब मान लीजिए आप उसको ले लीजिए बेंजीन को, तो उसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर तो बन ही जाते हैं कम से कम, अगर उस पर अगर कोई ग्रुप लगा दो तो और भी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब होता है जब किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर काफ़ी ना हो, तो उस इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसका हम नाम रखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है इसको हम जानते हैं मेसोमेरिज्म के नाम से। अब इंडक्टिव और रेजोनेंस, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस देख लीजिए। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये इफेक्ट होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू आउट एक चेन ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो ट्रांसमिशन होता है उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आता है। जबकि ये पाई बॉन्ड के आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन करने की वजह से आता है रेजोनेंस। ठीक है, ये पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से होता है, ये सिंगल और डबल बॉन्ड होने की वजह से होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अफेक्ट होता है, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से अफेक्ट करता है। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो में जो भी बातें डिस्कस की गई हैं ये नहीं है कि यही वीडियो ही सब कुछ आपको बता रही है, मैंने थोड़ा कंसाइज डिस्कस किया है क्योंकि बच्चों के पास बहुत कम टाइम है इसलिए इस सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी बुक्स रेफर कर लीजिए, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं काफ़ी सारी वीडियो के, एमसीक्यूज़ के और बुक के जो लिंक हैं वो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इस चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।